शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का 23rd प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को और 22nd स्पीकर नेशनल असेंबली इलेक्ट होने पर मैं आपको दिल की गहराइयों से अपनी कम्युनिटी की तरफ से मुबारकें और शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ ये एक डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस था। इस वक्त भी हमारा ताल्लुक़ लाजमी अपोजिशन से है, मगर अपोजिशन का एक रोल होता है असेंबली के अंदर डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना हिस्सा डालने के लिए, जो हमें डालना चाहिए था। मगर जिस किस्म की हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर ने जज्बाती स्पीच करके और इसका बायकाट किया, मैं समझता हूं कि वो सही प्रोसेस नहीं था जो उन्होंने किया। क्योंकि पहले हमारी सियासत है, हमारी अवाम की नुमाइंदगी है और हमें इस इदारे का तक़द्दुस जो है वो पामाल नहीं हो, हमारी पहले वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जो है वो हमारे लिए अपना कोई ओहदा होता है। मगर हमने जो ये किया वो मैं समझता हूँ कि हमें ये शोभा नहीं देता था कि जो हमें अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए और आज भी जो सोशल मीडिया के अंदर जो चीज़ें हो रही है, मैं समझता हूँ ये मुल्क के हालात के हवाले से बेहतर नहीं है। जनाब आला, मैं 2000 से पॉलिटिक्स में हूँ। 2002 में जब मैंने ये सियासत शुरू की और मैं हिस्सा बना, तब भी मैंने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान को एक आइनी तरीके से चलाएंगे। मेरा बहुत क्लोज रिलेशन रहा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ 2002 में। उस वक्त मैं क्यू में था। उसके बाद मैं 2013 में मियाँ साहब के साथ भी रहा, 2018 में खान साहब के साथ भी रहा, सबके साथ मेरा एक ताल्लुक़ रहा। मगर मैंने हमेशा ये बात की कि पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक कंसोर्शियम के तौर पर चलाना पड़ेगा, तब ये पाकिस्तान को हम क्राइसिस से निकाल सकेंगे। हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे इस 74 साल हिस्ट्री में हमारे बाद आज़ाद होने वाले मुल्क वो डिप्लोमेटिक लेवल पे और इकोनॉमिकली वो हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, मगर हम पीछे क्यों रह गए हैं? अगर आज भी उस तरफ हम तवज्जो नहीं देंगे और पिक एंड चूज़ की सियासत जिसने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान रसाया, अगर आज भी वही सियासत अगर चलती रहेगी तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त, ये घड़ी रुकेगी नहीं। अभी 3:51 है, तकरीर करते करते 4 हो जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर उसके अंदर अगर हमने कुछ इनपुट ले लिया तो फिर हमारे लिए कामयाबी है। अगर कुछ उससे हमने हासिल नहीं किया तो मैं समझता हूँ हमारी नाकामी है। मैं 2003 के अंदर हमारा एक मिनिस्टर था और बाहर गया एक दौरे के ऊपर। जब वापस आया मलेशिया से तो उसने कहा कि मुझे मलेशिया में ये प्रोटोकॉल दिया गया। तो उसके बाद मेरी स्पीच थी, तो मैंने कहा बदकिस्मती ये है कि हम इस प्रोटोकॉल और इस तरीके से चले जाते हैं कि हमें ये रेस्पेक्ट दी गई, मगर हमने ये नहीं देखा कि मलेशिया हमारे बाद आज़ाद होने वाला मुल्क, उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया, उसने अपनी ट्रांसपोर्ट को कैसे डेवलप किया। हमें किसी न किसी को रोल मॉडल बनाना चाहिए। अगर हम रोल मॉडल नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। स्ट्रेटेजिक लिहाज से पाकिस्तान की जो पोजीशन है, और भी ममालिक हैं जिनकी स्ट्रेटेजिक लिहाज से ऐसी पोजीशन है जो फ़ायदा लेते हैं। आप ओमान का मिसाल लें, आप इंडिया की इस वक्त हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, हमारे लीडर इमरान खान साहब ने जो कहा कि इंडिया की पॉलिसी, ये मैंने पहले उनको कहा जब मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से पहली मीटिंग
असेंबली में आने के बाद मतलब जैसे हम हलफ लिया, मेरी पहली मीटिंग जो थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो मैंने उस वक्त ये बात की। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि इमरान खान साहब को कि सर आपने बार बार जो मदीना रियासत की जो बात करते हैं, मैंने इत्फाकन से, क्योंकि मेरी स्टडी मेरा एक शौक़ है, मैंने पाक कुरान शरीफ भी पढ़ा है, मैंने बाइबल भी पढ़ा है, मैं भगवत गीता रोज़ाना पढ़ता हूँ। तो मैंने इमरान खान साहब को कहा, मैंने कहा सर मदीना रियासत के ऊपर मेरी रिसर्च है, तो ये जो कल्चर है इस कल्चर को पहले ख़त्म करें। वहाँ पे हर शुरुआत जो है वो माफ़ी और इखलाक से चलती है। और नेल्सन मंडेला जैसा बंदा साउथ अफ्रीका के अंदर इतने जुल्म सहने के बाद उसने कहा कि मैंने सब माफ़ कर दिया, मगर मुझे अपने मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिला के चला के और इस मुल्क को आगे लेके जाना है। आपके पास टाइम है, आप इस तरीके से ये चलें। ये मेरी मियाँ साहब के बड़े साहब के साथ भी बात होती थी, मगर उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई। जब खान साहब के पास बात हुई तब भी ये बहुत सारी गलती हुई। मैं समझता हूँ कि गलतियाँ इंसान से होती है। आज हमें भी क्रिटिसिज्म होता है कि भाई आपने क्यों कहा खान साहब को कि आप जो है वो रिज़ाइन करें, क्योंकि मैं पहले बंदा था। दिसंबर में जब मैंने खान साहब को कहा कि सर मुल्क हमारा पीछे जा रहा है, मुल्क हमारी डिप्लोमेटिक लेवल पे और इकोनॉमिकली हमारा मुल्क पीछे जा रहा है, मैं समझता हूं कि हमें आपकी जो टीम, मैंने उस वक्त खान साहब को एक लेटर लिखा कि सर चाणक्य जी एक बहुत बड़ा फिलासफर था, अर्थशास्त्र किताब पढ़े, और अर्थशास्त्र किताब में ये लिखा हुआ है कि अगर लीडर खुद अगर उसकी कैपेबिलिटी है ठीक है, नहीं तो वो अपने एडवाइजर ऐसे रखे, मगर कम से कम इस सल्तनत की को ज़रूरत क्या है, इसकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उसको पहले फोकस करें कि क्या होना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं। हम हमेशा धरती को माता का दर्जा देते हैं, एक जन्म देने वाली माँ, दूसरी रिज्क देने वाली माँ। हमारे मज़हब में, हमारे धर्म में उससे कोई फ़र्क नहीं है। और अगर हम धरती के ऊपर बैठ के अगर अपने ज़ातियात की वजह से जो अभी जो डिप्लोमेटिक ब्लंडर हुआ, मैंने कहा कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, इस किस्म का लेटर ये सिफारती आदाब नहीं है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप एक प्रोसीजर है डेमोक्रेटिक, आप उसका हिस्सा बने, हम आपके साथ हैं। मगर अगर उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, आप अगर मुल्क के खिलाफ ऐसी कोई चीज़ करेंगे जिसके मुल्क की सलामती को नुकसान हंसेगा, तो हम वहाँ पे हमारे लिए पहले हमारा प्यारा मुल्क है। ये नहीं कि हम गलत, अगर डेमोक्रेसी के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर ग्रीवेंसेस आदमी बता नहीं सके, अगर अपना मौक़िफ़ बयान नहीं कर सके, तो मैं समझता हूँ वो फिर डिक्टेटर पार्टी हो जाएगी और डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं होगी। और ये कल्चर काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहा है। मैंने एक फाफिन की रिपोर्ट पढ़ी थी, तो उसमें यह बताया कि भाई सबसे ज़्यादा एक डेमोक्रेटिक पार्टी जमायत इस्लामी है। क्यों उन्होंने रिपोर्ट दी? मैं समझता हूँ आज हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी को ये एक सेंस देना चाहिए, ये एक सोच देनी चाहिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कम से कम अपनी डेमोक्रेसी, अपनी पार्टी के अंदर भी वो उस तरीके से, जब तक हम, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो खुशामद का जो कल्चर है, अगर आज भी खुशामद का कल्चर अगर चला तो ये वक्त फिर गुजर जाएगा। हम एक लोन से दूसरे लोन में चले जाएंगे, दूसरे से तीसरे लोन पे चले जाएंगे, एक को रीपेमेंट करने के लिए दूसरे से लेंगे, तीसरे से लेंगे। अच्छी बात है कि हमें मुख्तलिफ, आज सऊदी किंग की तरफ से हमें स्टेट विजिट की दावत आई है, हमें मुबारकबाद हमारे मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक कंट्री। मैंने ये भी बात की थी कि हमारी डिप्लोमेसी की कमज़ोरी क्या है कि हम किसी से के साथ दोस्ती करते नहीं है, मगर दूसरे के साथ दुश्मनी पहले शुरू कर देते हैं। डिप्लोमेसी मीन्स सीक्रेसी। ईरान, आज गैस पाइपलाइन की बात की गई कि गैस इतने का है, ईरान के अंदर सैंक्शन था, मगर पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, मैं पीटीआई में था। मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को लेटर लिखा, मैंने कहा सर ये जो पीपुल्स पार्टी काम करके गई है ये ईरान की साइड पे बन चुका है, आप इस लाइन को अगर आप यहां पे करें, आपको $0.5 बिलियन की आपको रॉयल्टी सिर्फ इंडिया से मिलेगा और इंडिया आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। आज ईरान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में जाता है कि हम समंदर से लाइन लेके जा रहे हैं।
ये हमारी कमजोरियां नहीं थी। आज अगर साउथ एशिया, और कभी भी डिप्लोमेसी के अंदर कभी भी जल्दबाजी के डिसीजन नहीं होते हैं। जब ये पुलवामा का अटैक हुआ, पुलवामा के अटैक के बाद मैं गया हूं वहां पे, मैं गया हूं, मैं नरेंद्र मोदी साहब से मिला हूं, मेरी सुषमा स्वराज से 45 मिनट की मुलाकात हुई है 101। मैंने सॉल्यूशन निकाले कि इस मुल्क के अंदर हम कैसे साउथ एशिया के, इस एशियन कंट्रीज के हम टाइगर बन सकते हैं। हमारा रूट, हमारी मुल्क, हमारी अवाम के लिए बहुत ज्यादा काम कर सकता था। आज भी अगर ये रूट चलता है तो ये पूरा रूट इंडिया ये देने से हमें पता नहीं कितना फायदा हो सकता है। तो हमारी इकोनॉमी हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इन चीजों के ऊपर, पहली चीज सबसे ज्यादा इखलाक, दूसरी चीज आइन की रखवाली। आज 10 अप्रैल 1973 का आइन 10 अप्रैल को आता है और 10 अप्रैल को ही इस जुडिशरी के फैसले ने नजरिया जरूरत को खत्म किया है। तो मेरी तो स्पीकर साहब आपसे ये गुजारिश होगी कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये एडवाइस भेजें कि आइन का दिन, आइन का वो दिन जिस दिन इस असेंबली को आइन मिला और जिस दिन इस नजरिया जरूरत को 5 हमारे आला अदलिया के जजों ने, जज साहिबान ने चीफ जस्टिस की सरबराही में नजरिया जरूरत को खत्म करके एक रूलिंग दी, एक जजमेंट दी। और उस जजमेंट को आज हम एक गोल्डन जुबली 10 अप्रैल को मनाएं और अपने बच्चों को, अपने इंस्टीट्यूट को, अपने कॉलेजेस को, सबको बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर अगर डेमोक्रेसी मजबूत होगी तो हमारा मुल्क मजबूत होगा। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, मगर कुछ लोग हमारे मेंबरान जो है वो कुछ और भी बात करना चाहेंगे। मैं आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि मैं इस सारा इस सियासत का इस वक्त जो चीज़ हुई और इस क्राइसिस से निकालने में जो मफाहमत के जो बादशाह हैं, मैं इसकी क्रेडिट आज इस असेंबली के अंदर और ये जो अपोजिशन थी, जो आज जो गवर्नमेंट बनी है, इस कंसोर्शियम की जो पूरा जो क्रेडिट है वो मैं आज अगर उस मफाहमत के बादशाह जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को दूंगा कि जिन्होंने ये सबको इकट्ठा करके और एक जिस किस्म का जो माहौल पैदा किया, अब कम से कम ये कंसोर्शियम एक दूसरे के साथ, इज्जत के साथ, पेशन के साथ, कभी कभार आदमी बातों के अंदर बात करते करते कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हो जाते हैं, मगर मेरी गुजारिश है कि एक हम तो जो है वो स्पीच के हवाले से थोड़ा सा इस तरीके से बोलते हैं कि किसी को ऐसा हमारा अल्फाज नहीं जाए, मगर जिसके ऊपर कोई ऐसा लोड होता है, बातों में कोई ऐसी बात कर देता है तो उसके ऊपर नाराजगी का इजहार नहीं करें। अगर नाराजगी का इजहार हो भी सही इस कोलिशन में, क्योंकि हम इस वक्त नाजुक मोड से गुजर रहे हैं, कोई हो तो उसको चिट के ऊपर लिख के दें कि सर आपने ये जो अल्फाज बोला था ये आपको नहीं बोलना चाहिए था, तो वो खुद ही उठ के वो कहेगा कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था। वो हमारे लिए ज्यादा रेस्पेक्ट है बनस्बत हम उसके ऊपर एहतजाज पॉइंट ऑफ आर्डर के ऊपर उठें। तो ये मेरी गुजारिश होगी कि कम से कम पेशन के साथ इस मुल्क की अगर आपने डायरेक्शन 3-4 में, और अपोजिशन का जो रोल इस मुल्क की खिदमत के लिए, इस अपोजिशन, इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए, इस असेंबली को चलाने के लिए हमारा जो रोल पॉजिटिव होना चाहिए इस मुल्क की सलामती के हवाले से, मुल्क की तरक्की के हवाले से, असेंबली की बेहतरी के हवाले से, उसमें कम से कम इस वक्त जो हम 20 मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी को आप पीछे नहीं पाओगे। थैंक यू। थैंक यू।